रोबो बर्ड्स की कुकू। नेपोलियन के दिनों से गैजेट्स के शौकीनों को रोमांचित करने के लिए स्विस कारीगरों द्वारा बनाए गए ये लाखों करोड़ों के चमत्कार। लेकिन स्विस हमें सिर्फ नायाब घड़ियों की ही सौगात नहीं देते। सैकड़ों बरसों से वो उसी जबरदस्त कारीगरी और काम की बारीकियों पर ध्यान देकर हैरतअंगेज तौर से पेचीदा ऑटोमाटा कहे जाने वाले मैकेनिकल सिंगिंग बर्ड्स बना रहे हैं। इन्हें नेपोलियन के वक्त से ही अमीर और ताकतवर लोग पसंद करते आ रहे हैं। हैरान करने वाले ह्यूमनॉइड्स बनाने के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जापान आज का रोबोट कैपिटल हो सकता है। मगर लाइफ लाइक रोबोट्स कंप्यूटर के विकास से काफी सदियों पहले भी थे, यहां तक कि बिजली के आविष्कार से भी पहले। 250 साल पहले स्विस घड़ी निर्माता यूरोप के शाही परिवारों के मनोरंजन के मकसद से कुछ शुरुआती ड्रॉइड्स बनाने के लिए कॉग्स और गियर्स के साथ अपने हुनर का इस्तेमाल कर रहे थे। उस वक्त इनका नाम था ऑटोमाटा और इनमें सबसे मशहूर थे मैकेनिकल सिंगिंग बर्ड्स। 19वीं सदी के बाद से ज्यादातर ऑटोमाटा छोटे स्विस शहर सेंट क्वा में बनाए जा रहे थे। यहां की सबसे पुरानी कंपनीज में से एक फ्रेयर रोशा सन 1813 में 3 भाइयों द्वारा शुरू की गई थी। इन्होंने नेपोलियन के लिए सिंगिंग बर्ड्स बनाई थीं, जो कि 19वीं सदी के गैजेट गीक थे। इस कंपनी के 200 साल पूरे होने की खुशी में मास्टर क्राफ्ट्समैन निकोला कौर ने भाइयों के डिजाइन्स पर 21वीं सदी की ओरिजिनल रचना बनाने के लिए आज के जमाने की प्रिसिजन का इस्तेमाल किया। कोई भी 2 हिस्से एक जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वो सभी अलग अलग आवाज करते हैं। इनकी आवाजें यूनिक होती हैं। हीरों से जड़ा ये बर्ड बॉक्स 1200 से ज्यादा यूनिक कंपोनेंट से बनाया गया है। ये चलता है एक ऐसे मैकेनिज्म से जो एक घड़ी की तरह काम करता है और इसकी कीमत यकीन से परे 8,80,000 यूरो है। ऐसी कोई भी चीज बनाने के लिए कम से कम 300 घंटे या उससे ज्यादा वक्त लग जाता है। हर ऑटोमाटा के लिए हर छोटा कॉग और चेन माप के मुताबिक बनाया जाता है। एक आदमी जो कॉग्स को चलते रखने के बारे में 2-4 बातें जानता है, वो है स्टैंपिंग इंजीनियर जॉन लुक रोबो। ये एक स्टैंप है जो हमारी मदद करती है एक रैचेट व्हील बनाने में। ये बहुत भारी है। एक बार स्टैंप को मशीन में लोड करने के बाद एक हाइड्रोलिक प्रेस एक स्टील डिस्क पर 22.5 टन का फोर्स लगाती है, जिससे 2 सेंटीमीटर से भी कम लंबाई का एक कॉग बन जाता है। शेल्फ पर आप जो स्टैंप देख रहे हैं ये अलग अलग हैं और सभी अलग आकार के टुकड़े बनाती हैं। गोल हिस्से या फिर चौकोर टुकड़े जिनमें छेद होते हैं और सबके आकार भी अलग अलग होते हैं और हम ये बनाते हैं हजारों की तादाद में। लेकिन कुछ हिस्से इतने पेचीदा होते हैं कि छोटे टीथ, ग्रूव्स और कर्व्स बनाने के लिए उन्हें एक के बाद एक 3 अलग अलग स्टैंप से दबने की जरूरत होती है। जहां मैकेनिज्म बनाने के लिए ताकतवर मशीनों की जरूरत पड़ती है, वहीं इन पक्षियों को आकार देने में एक हल्का हाथ चाहिए। पहले ये लोग ट्रॉपिकल हमिंग बर्ड्स के पंखों का इस्तेमाल करते थे। आज किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। आजकल विक्टोरियन स्टफ्ड बर्ड्स से ये पंख लिए जाते हैं और उन्हें आज के जमाने की सिंथेटिक कॉपीज के साथ मिक्स कर दिया जाता है। हर एक प्यारा पक्षी सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसीलिए पंखों को बेहद छोटे टुकड़ों में काटना पड़ता है। पंख के कोने से शुरू करते हुए ये लोग अलग अलग रंगों के पंखों के साथ दूसरे अलग अलग रंगों के पंखों को चिपकाते हुए एक के ऊपर एक रखते जाते हैं ताकि ये असली लगें। इन नए बने कंपोनेंट्स और पक्षी दोनों को पेचीदा क्लॉकवर्क मैकेनिज्म बनाने के लिए कारीगर असेंबलीमैन बर्टॉन गूगली को दे दिया जाता है। एक सुरीले पक्षी की आवाज निकालने के लिए अलग अलग हिस्सों को एक साथ काम करना पड़ता है। ये कमाल है और ये मेरा जुनून है। एक बार मैकेनिज्म तैयार हो जाए, उसके बाद इनका काम है इस पक्षी से गाना गवाना। ये छोटे छोटे बेलोज इनकी रचना में जान फूंक देते हैं। मैकेनिज्म एक व्हील को चलाता है जो इन छोटे बेलोज को पंप करता है, जिससे एक छोटी व्हिसल के जरिए हवा जाती है। इसी दौरान व्हील के अंदर और बाहर एक पिस्टन को भी चलाता है, जिससे अलग अलग सुर लगते हैं।
इसकी आवाज तो मीठी होती है, मगर जब तक इसके पंख ना हिलें तब तक ये पक्षी किसी काम का नहीं है। ये पक्षी को एनिमेट करता है, ये पक्षी को पॉप अप करता है। इस पक्षी के अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग लोडेड स्टील रॉड है जो इसकी चोंच और पंखों को हिलाता है। यहाँ ये वाला लीवर बहुत अहम होता है क्योंकि ये एक दूसरी रॉड को दबाता है जो कि पक्षी के पंख फड़फड़ाने का काम करती है, और ये कुछ इस तरह चलता है। एक बार ये घूमने और पंख फड़फड़ाने लायक हो जाए तो ये 50 ग्राम के इस पक्षी को एक लीवर पर लगा देते हैं ताकि ये बाहर निकल सके। लेकिन अगर इसकी पोजीशन ठीक ना हुई तो ये पंछी उड़ने वाला नहीं है। तो एक सजावटी पीतल का टेम्पलेट इसे पूरी तरह से अलाइन रखता है। गीत और नृत्य का तालमेल तो होना ही चाहिए। इसे हल करने के लिए एक और छोटा लीवर बेलोज को विसल से जोड़ने वाले वाल्व को खोलने और बंद करने के साथ साथ पक्षी को हिलाता भी है ताकि पक्षी आवाज के साथ हिले। इस हिस्से से ये पक्षी इस तरह हिलता है, उसी वक्त इसके दबने से यहां से आवाज निकलती है। मैकेनिज्म में चाबी भरी जाती है और लीजिए ये तैयार है। अब इस बटन को दबाते हैं। किए जाने के बाद ये पक्षी आखिरकार अपने सोने के घोंसले में चला जाता है। क्या बात है! इन मैकेनिकल चमत्कारों ने रोबोट रेवोल्यूशन की शुरुआत जरूर की होगी, मगर इंसान के स्पर्श से ही ये खूबसूरत लगते हैं। इन्हें आज भी उन्हीं तरीकों से बनाया जा रहा है